सदर ट्रंप का ये दावा कि दोनों मुमालिक हफ्ते के रोज एक डील के बिल्कुल करीब थे, लेकिन ईरान ने 2 घंटे बाद ड्रोन हमला कर दिया। ट्रंप के माजी के बयानात और इकदामात देखें तो आपको क्या लगता है, क्या वो सच बोल रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के फरमुदात का ताल्लुक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद अपनी बात से मुकरने का और यू टर्न लेने का बड़ा एक उन्हें मलका हासिल है। और अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि ईरान ने एक ड्रोन हमला कर दिया था, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ या जो गजन पहुंचाया गया किसी जहाज को, क्या उसका बदला जो है वो 140 या 400 हमले बनता है? क्योंकि ये जो गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल है, ये बुनियादी तौर पे इस पूरे कज़िये को जो है वो ख़राब कर रहा है। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल का ये वतीरा, ये ट्रेंड बन चुका है कि वो ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल जो है वो करने के आदी हो गए हैं, क्योंकि उन्हें गजा में जो की जाने वाली जेनोसाइड है, जो कत्लेआम है, जिसपे उन्होंने ताकत का डिसप्रपोर्शनेट यूज जो है वो किया, ये बुनियादी तौर पे एक जंगी जुर्म होता है। और खास तौर पे आपके इल्म में है कि उनके खिलाफ जो बैन अवी फौजदारी अदालत में मुकदमा भी कायम किया गया था इसराइल के, उसमें भी ये बात भी साबित थी कि अगर आपके किसी मिलिट्री टारगेट को हिट किया गया है, तो उसके जवाब में आप किसी अस्पताल को निशाना नहीं बना सकते, किसी स्कूल को निशाना है, किसी खाने के मरकज को। तो ये ट्रेंड वहां से डेवलप हुआ और आपने देखा कि बिल्कुल यही ट्रेंड आपको लबनान में दिखाई देता है कि वहां पे भी इसराइली फौज ने हॉस्पिटल, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हत्ता के जो चर्च और मसाजिद जो है उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये इस वक्त जो, और ईरान की भी अगर आप देख लीजिए, मिसाल लीजिए, तो उसमें भी जो अहदाफ जिनको निशाना बनाया गया, उसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से फौजी ताकत तो नुकसान नहीं होता, अवाम को, सिविल आबादी को नुकसान होता है। तो अब ये वो सिचुएशन है कि जिसको अगर आप देखें खासतौर पे उस मफाहमती याददाश्त की रोशनी में, कि जिसका पहला नुक्ता ये कहता है कि जी लबनान में भी सीज फायर होगा, तमाम जगहों पे सीज फायर किया जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि इस पूरे दौरान, इस पूरे जो तकरीबन 2 हफ्ते की मुद्दत गुजरी है, इसमें एक दिन भी लबनान के अंदर सीज फायर जो है आपको दिखाई नहीं देता। तो लिहाजा अमेरिका तो खुद इस माहदे के किसी एक शिक पर भी अमल करने के लिए रवादार नहीं। फिर इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के रोज अव्वल से बयानात अगर आप उनका जायजा लें, तो आपको अंदाजा होगा कि उनमें वो बाकायदा धमकियां देते थे ईरान को, उसी अंदाज के नताइज की धमकियां देते थे जो वो माजी में दिया करते थे। और इस माहदे की एक शिक अहम ये भी है कि आप ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करेंगे कि जिसमें ये माहदा जो है वो फ्लोरिश हो सके, और स्टेप बाय स्टेप जो बिल्कुल ऐसा कोई एनवायरनमेंट नजर नहीं आ रहा कि जिसमें ये मुआहदा जो है ये आगे बढ़ सके और फ्लरिश कर सके। ऐसे में मंसूर साहब, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के दावों की, बातों की, हमलों की अगर हम बात कर लें तो, लेकिन उससे हासिल उसूल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सके हैं अमरीकी अवाम के लिए, अमरीका के लिए। तो अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अभी ये जो 3 दिन में 300 से ज़्यादा टारगेट हिट्स की हैं, जिनमें मिसाइल तनसीबात, ड्रोन, हैंगर शामिल हैं, इनको निशाना बनाने का जो भी दावा है, क्या अमेरिका इन हमलों के बाद देखा जाए तो वाकई ईरान की जो बहरी नाकाबंदी की सलाहियत है उसको कमज़ोर कर सका है? ये चीज़ अमेरिका हासिल कर चुका है, या फिर ईरान अब भी उसका होल्ड वहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अब भी वो अमेरिका को सरप्राइज दे रहा है? यकीनन आपके सामने है सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का जो मुस्तकिल कंट्रोल है उसे किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। उस मकसद के लिए पहली जंग के मौके पे भी, जो सीज फायर से पहले थी, उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने ओमान को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की और ओमान को इस बात पे मजबूर किया कि वो नॉर्थ से साउथ वाला रूट जो है वो ओपन करे, ताकि जो इस वक्त बल्क इकट्ठा हो चुका है बड़े पैमाने पे आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ बहरी जहाज़ों का, वो वहां से गुजारा जा सके। और एक टेस्टिंग केस के तौर पे वो इस अबूरी मुद्दत को इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि इसमें मैक्सिमम हम उसको एक्सरसाइज करके देख लें, और अगर वो रूट एक इफेक्टिव रूट बन जाता है तो आइंदा उसको सिक्योर करने के लिए जो है ओमान को किसी तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाए। आपने देखा कि इस जंग से पहले भी और इस जंग के दौरान भी ओमान और ईरान इस मौजू पर मुज़ाकरात भी करते रहे हैं। इस बात पे तो ओमान को इत्तेफाक नहीं है कि इस पर कोई टैरिफ लगाया जाए या इस पर कोई टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो इस बात पर जरूर एग्री करते हैं कि एक मुश्तरका कंट्रोल हो सकता है और उसमें कुछ दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि इस अहम गुजरगाह की सिक्योरिटी को और सलामती को जो है यकीनी बनाया जाए। लेकिन अमेरिका को इस वक्त इस आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि आपने देखा कि वो नारे जिनकी बुनियाद पे जंग शुरू की गई थी, चाहे वो रजीम चेंज का एजेंडा हो, चाहे वो ईरान के न्यूक्स हो,
उन्हें उनकी जो अफजूदा यूरेनियम के खात्मे की बात हो, वो तमाम के तमाम उन बातों और नारों से जो वो पीछे हट गया। अब उसका सारा जोर जो है वो इस आबनाए हुर्मुज़ पर आ गया है, क्योंकि आपने देखा कि इस जंग के दौरान इसकी बंदिश की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर, बिलखुसूस बिल्कुल अमेरिका ऐसा की है। मईशत जिस अंदाज से तहवाला हुई, खुद अमेरिका के जो रिजर्व जो है वो जब बिल्कुल जमीन पर आ लगे, यही वो मैं समझता हूँ ज़मीनी हकायक थे कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को होश के नाखून लेना पड़े और जी। उन्होंने सीज़ फायर पर एग्री किया। सियासी चैलेंजेस उनके लिए अलग थे, लेकिन जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे और खासतौर पे जो बड़ी-बड़ी उनकी कंपनियां हैं जो जी। यहाँ से माल गुजरने जी, के जी, बाद, जी। खाते गुजरने के बाद पूरा बिजनेस करती थी, ये वो एक स्टॉक मार्केट पूरा एक आपके लिए बिजनेस जो इंडस्ट्री थी, उनके जोर पर, उनके दबाव पर ये जंगबंदी पे मजबूर हुए हैं। ये कोई ईरानियों की मोहब्बत में या कोई बिल्कुल खित्ते ऐसे के ही। अमन के लिए नहीं हुए, जी, क्योंकि बिल्कुल। इनका तो बिजनेस ही जंग है और इनकी जंगी इंडस्ट्री चलती है तो अमेरिका फ्लरिश करता है और बिल्कुल अमेरिकी ऐसा। आवाम के लिए जो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने, इस और वाकई ऐसा होता भी है। और ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिचुएशन देखते हुए ये जो डिसीजन लिए हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल के बाद भी अगर ईरान की हम बात करते हैं, ईरान ने उर्दन में अमरीकी बेस को निशाना बनाया, जिसके बाद बहरीन, यूएई और कतर के दिफाई निज़ाम मुतहरिक हुए। कतर ने तो अपनी तमाम समंदरी सरगर्मियां मुअत्तल करके ईरानी इक़दाम को खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया है। क्या खलीजी ममालिक दोबारा से इस जंग का ईंधन बनने जा रहे हैं, कुछ पार्ट बन सकते हैं इस चीज़ का? जी, अभी उसकी एक बदकिस्मत सी इब्तदा तो हो चुकी है और ख़ासतौर पे कतर तो उन मुल्कों में शामिल है कि कतर के पास तो कोई मुतबादिल रूट भी नहीं है। उसका गैस और तेल जो है वो यहीं से गुजर के जाना है। उसके मुकाबले में अगर आप यूएई की बात करें तो उनके पास एक फुजैरा की मुतबादल पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन उससे वो बल्क जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता जो यहाँ से होकर जाता है। इसी तरीके से सऊदी अरब ने अपनी जो यम्बू की एक मुतबादल पाइपलाइन है उसको एक्टिवेट करके अपना जो बहरा अहमर के जरिए तरसील का एक निज़ाम बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसका हजम भी बहुत कम है और बड़ा कॉस्ट यानी उसमें कॉस्ट आती है उसको सारे को मैनेज करने में, और सिक्योरिटी वहाँ पे भी इन्वॉल्व है। और आपने देखा कि इस जंग के दिनों में ही जो ईरानी पासदारान इनकलाब के एक रहनुमा है, उनका जहाज जो है वो यमन में उतरा है और उस चीज़ को बहुत अहमियत दी जा रही है कि कहीं इस वक्त जो यमन के हूसी बागी हैं उनके साथ इस नौइयत की तालमेल तो नहीं की जा रही कि वहाँ जो एक गुजरगाह है बाबुल मंदिर उसको उससे बहरा अमर के अंदर जो है वो बंद करने की कोई प्लानिंग ना हो रही हो, क्योंकि अगर यहाँ से ये रूट बंद होता है तो एक मुतबादल रूट उसको भी इस्तेमाल करने के बाद, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ ना सिर्फ अमेरिकी इंतजामिया, उनकी जो सेंटकॉम की क़यादत, उन सबके इल्म में भी होगी, लेकिन हकीकत में इस वक्त अमेरिका जो है वो उस तमाम रद्द अमल से अभी तक बाहर नहीं आ सका जो ईरान के पासदारान, ईरान के जो साबिक रहबर आला है उनके जनाजे के मौके पे देखने को मिला। आपने देखा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौइयत के बयान देते सुने गए कि मुझे नहीं मालूम था कि वो इतने मकबूल आम रहनुमा थे। लेकिन मैं समझता हूँ हैविंग सेड दिस, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपनी जगह हैरान थे, लेकिन ईरान के लिए भी वो बहुत एक जिसे कहना चाहिए हैरान कुन मुजाहरा था, और खासतौर पे उस मुजाहरे से जो सफारती उनकी तन्हाई खत्म हुई, उनको जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिली, उसके हाथों थोड़ा सा बिल्कुल पूरी अवाम, ईरानी अवाम इकट्ठी इकट्ठी हुई, बल्कि हमने देखा पूरी दुनिया से जो वफूद थे वो वहाँ पर पहुँचे, लोग जो है वो वहाँ पर इंडिविजुअली भी वहाँ पर पहुँचे, और यकीनन एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था और अमेरिका के लिए ये बड़ा शॉकिंग भी था। मंसूर साहब, पाकिस्तानी, कतरी और सऊदी हुकाम की सालिसी के बाद अब हम देख रहे हैं कि अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में टेक्निकल टीम्स के बिलवास्ता डायरेक्टली जो मुज़ाकरात की खबरें थी, अब हफ्ते के रोज़ होने वाले नए हमलों के बाद क्या स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात का ये इम्कान हम समझे कि ख़त्म हो चुका है, या ये जो टेक्निकल मुज़ाकरात चल रहे हैं ये इसी तरह से चलते रहेंगे? जी देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन ज़मीन पे आपको दिखाई दे रही है, अगर इसका मुवाजना आप अफगानिस्तान में जो अमेरिका के हमले थे उनसे करें तो वहाँ पे भी आपने देखा कि वो तालिबान से कतर में मुज़ाकरात भी कर रहे थे और उसके साथ साथ तालिबान को निशाना भी बना रहे थे। तो उस वक्त एक वेस्टर्न मीडिया में एक टर्म ईजाद हुई थी कि एक तरफ वो कहते हैं ये टॉक है और दूसरी तरफ जो है फाइट भी हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको यही मंजर जो है वो दिखाई देगा, ये बातचीत भी जारी रहेगी और उसके साथ साथ इस नौइयत की चांदबारी जो है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि इस वक्त भी इन कोशिशों का तमाम जो मुंतहा और मकसूद है वो यही है कि किसी तरीके से दूसरे फरीक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात की बेस पे शायद दबाव की वो कैफियत नहीं बनती है, और ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ टेक्निकल नौइयत के मुज़ाकरात हैं उसमें दोनों फरीक बहुत तैयारी के साथ आते हैं।
तो ये एक जमीनी हकायक अपनी फेवर में करने के बाद एक कोशिश यही होती है कि दूसरा फरीक जो है वो खुद से ही सरेंडर कर दे। बिल्कुल और मंसूर कहे कि साहब, ठीक है दोनों जी, तरफ मैं से तो कोशिशें आउट तो हो चल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिशों को कैसे हम भूल सकते हैं? पाकिस्तान इस पूरे मामले में सालिस का किरदार तो अदा कर रहा है, लेकिन खलीज में हमारे लाखों वर्कर्स मौजूद हैं और पेट्रोल का सारा इन्हिसार इसी खित्ते पर है। इन ताज़ा हमलों के बाद पाकिस्तान को अपनी मुआशी और खारजा पॉलिसी में क्या फौरी तब्दीलियां करनी चाहिए या करनी होंगी भी? देखिए जी, हमारे यहाँ तो अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी इस जंग की। तो हुकूमत एक तरफ तो वो पेट्रोल की कीमतें कम करती जा रही थी, लेकिन आपने देखा कि उसके फौरन बाद जो है वो इजाफा हमारे यहाँ तो देखने को मिला है। क्योंकि हम लोग जो है वो बुनियादी तौर पे खाम तेल नहीं खरीदते, हम तो एक जो तैयार शुदा तेल या पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं, वो दुनिया में अभी भी महंगा है। ऐसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत यकीनन अलर्ट है और वो न सिर्फ इन स्टेक होल्डर के साथ जिनके साथ वो सालिसी का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें इंगेज कर रहे हैं, उनके लिए उनको इस बात पर बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगी मैदान को, जंगी अलाव को दोबारा ना दहकाया जाए, क्योंकि इसकी हिद्दत जो है वो दुनिया को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती है। अभी तो पुराने शौक से दुनिया बाहर नहीं आ सकती है, तो पूरा एक नया सदमा जो है वो बर्दाश्त करने की, ये झटका बर्दाश्त, और बिलखुसूस तो अमेरिका और इसराइल दोनों के अंदर एक सियासी तब्दीली का अमल भी आपके सामने है। एक तरफ मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और दूसरी तरफ 27 अक्टूबर को इसराइल के अंदर इंतखाबात का डोल भी डाला जाना है। अब दोनों जो वहाँ के इस वक्त सरबराहान हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका सियासी मुस्तकबिल उस इंतखाबी अमल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यकीनन वो उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब जमीन पे वो अपने अवाम को कोई ऐसी विक्ट्री दिखा सकेंगे कि जिसको बिल्कुल अवाम के लिए फतह जो है वो नेतन्याहू को भी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त का।